सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। गत कक्षा में आपको मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान और उसमें आपके साथ मैंने जो चर्चा की थी, जो वार्तालाप किया था, वो असहयोग आंदोलन पे किया था। और आपको एक बात मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दी थी कि गांधी जी के बारे में एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से प्रतिवर्ष आपके प्रश्न पत्र में आता है। उसकी प्रकृति है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। कई बार तो प्रश्न की भाषा क्या होगी, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, और कई बार उनके आंदोलनों के बारे में पृथक पृथक रूप से आपके साथ चर्चा कर ली जाती है। कई बार असहयोग आंदोलन के बारे में, कई बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, और कई बार भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। गत कक्षा में मैंने आपके साथ असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। आज हम करेंगे अगले आंदोलन के बारे में चर्चा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अंग्रेज थे, वो भारतीयों को कुछ देना भी नहीं चाहते थे और तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे थे। उससे कांग्रेस असंतुष्ट होती जा रही थी। हुआ क्या, उन्होंने भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य देने से इनकार कर दिया था। साइमन कमीशन जो आया था उसका भारतीयों ने विरोध कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि तुम लोग अपना संविधान तो बना नहीं सकते, और हम जिस मसवीदे को लेकर के आते हैं और जिस ढांचे को लेकर के आते हैं तुम उसको स्वीकार नहीं करते। परिणाम क्या हुआ, भारत मंत्री बर्कनहार्ड ने भारतीयों को चुनौती दी कि तुम तुम्हारे संविधान का मसवीदा बनाकर तो बताओ। भारतीयों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप पिता पुत्र के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस समिति का नाम नेहरू रिपोर्ट था। मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू उसके सचिव थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे देखकर के अंग्रेज सरकार हैरत अंगेज रह गई कि ये क्या माजरा है। उन्होंने जिस तरीके से संविधान का ड्राफ्ट और संविधान का प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप को अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप उसने भारत के लिए जिस औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग की थी, उसे देने से अंग्रेजी सरकार ने इनकार कर दिया। अंग्रेजी सरकार का कहते ही उद्देश्य नहीं था कि भारत को किसी भी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान की जाए। परिणाम यह हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण साम्राज्य की घोषणा की। दिसंबर 1929 में लाहौर में यह अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उन्होंने पहली बार कहा, हम रावी मिर्ची की सौगंध खाते हैं, अब हम अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने घोषणा की कि हम अंग्रेजों से, जब तक अंग्रेज हमें पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कर देते, तब तक हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने एक निर्णय लिया कि हमें इसके साथ साथ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन करने की आवश्यकता है। परिणाम यह हुआ, उस आंदोलन की रूपरेखा बनाकर के उसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को दे दिया गया, और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से कहा गया कि इस आंदोलन का नेतृत्व आपको करना है, आपको करना है। और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसका नेतृत्व महात्मा गांधी को दे दिया कि आप एक नए आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। और कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन करने का निश्चय कर लिया। उससे पहले गांधी जी चाहते थे कि हमें गवर्नर जनरल से वार्तालाप कर लेना चाहिए
पता नहीं वो हमारी बातों से सहमत हो जाएं और हमें आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं रहे। उनके एक प्रिय मित्र थे जिनका नाम रेजनी हाल्स था। उस अपने मित्र के माध्यम से उन्होंने एक 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया कि यदि लॉर्ड इरविन हमारे इस मांग पत्र को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। रेजनी हाल्स ने, जो गांधी जी के मित्र थे, ये 11 सूत्री मांग पत्र उनके सामने प्रस्तुत किया, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे कि सरकारी सेवाएं या सिविल सेवाएं हैं और सैनिक सेवाएं हैं, उनके वेतन में कटौती कर दी जाए और वो वेतन 50% कटौती कर दी। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली है, राजस्व लगान दरों में भी 50% की कटौती कर दी जाए। पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि रुपए की विनिमय दर है वो 4 पेंस के बराबर कर दी जाए और भारतीयों को इजारेदारी कर, जो नमक के ऊपर इजारेदारी कर है, उसे समाप्त कर देना चाहिए और भारतीयों को समुद्र तटों के किनारे नमक बनाने की अनुमति दी जाए। और इसके साथ ही जो नशीले वस्तुओं से संबंधित वस्तुएं थी, उनके क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस प्रकार का एक 11 सूत्री मांग पत्र उन्होंने रेजनी हाल्स के माध्यम से लॉर्ड इरविन के पास भेजा था। इरविन ने उस मांग पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा, हमने घुटने टेक करके रोटी मांगी थी, उसके प्रत्युत्तर में हमें पत्थर मिला। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और आंदोलन का श्री गणेश होगा। अब गांधी जी ने आंदोलन करने का निश्चय कर लिया था। इसके साथ ही ये आंदोलन 12 मार्च 1930 को अपने 78 यात्रियों के साथ या अनुयायियों के साथ या शिष्यों के साथ वो साबरमती आश्रम से प्रारंभ करते हैं और 6 अप्रैल को वो दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां नमक बनाकर के सरकारी कानून की अवज्ञा करते हैं और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। यहां 2 तथ्य आपको ध्यान रखने हैं कि दांडी मार्च बेड़ा कब प्रारंभ हुआ। तब आपको लिखना होगा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। और बात यह है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तब आप 6 अप्रैल 1930 को, क्यों उस रोज वह दांडी पहुंचे और दांडी पहुंच करके उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कानून की अवज्ञा की। कैसे की? नमक बना करके। अब इसी के साथ कांग्रेस की जो गतिविधियां थी, उनके खिलाफ अंग्रेजी सरकार का गुस्सा था, वो 7वें आसमान पर चढ़ गया और अंग्रेजी सरकार ने अपनी उत्पीड़नकारी नीतियां जारी कर दी। और उसके पास एक ही हथियार रहा करता था, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस को एक गैर सरकारी संस्था घोषित कर दिया और कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उसमें वही जनता में जनचेतना चरम सीमा पर थी। लड़कों लड़कियों की भी अलग अलग सेनाओं का गठन किया गया था, चाहे वो लड़कों की एक वानर सेना थी और मोजेरी सेना थी। उसमें नागालैंड की एक 11 वर्षीय बाला ने अद्भुत नेतृत्व का परिणाम दिया, जिसके कारण उसे रानी की उपाधि से विभूषित किया गया था। वो गोडिनल थे। चारों तरफ से जब अराजकता और अव्यवस्था फैल गई तो उन्होंने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, आंदोलन को नीचे के स्तर पर लाने के लिए। किंतु आंदोलन चल रहा था। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंसों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया, ताकि भारतीय लोगों का ध्यान है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हटाया जाए। पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस आयोजित हो गया था, किंतु उसमें किसी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब ब्रिटिश सरकार को यह निश्चित रूप से एहसास हो गया था कि भारत में अगर कोई समझौता करना है तो वो कांग्रेस के बिना संपन्न नहीं हो सकता। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। उनसे कहा
कि आप कांग्रेस के साथ समझौता कीजिए ताकि कांग्रेस भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग ले। इरविन ने यहाँ मिलकर के गांधी जी से और कांग्रेस से समझौता करने के लिए पेशकश की। परिणाम ये हुआ, गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हो गया। उस समझौते में शर्तें रखी गई थी कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देगी और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना उसने स्वीकार कर लिया था। इसी के साथ कांग्रेस ने कहा था कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उनके अलावा सभी को रिहा कर दिया जाएगा। अर्थात जिनके ऊपर राजनीतिक हिंसा के आरोप नहीं हैं उन राजनेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना स्वीकार कर लिया था और भारतीयों को विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार दे दिया गया था। और इसके साथ ही ये गांधी इरविन समझौता हो गया था। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना शुरू कर दिया था। किंतु इसका भी एक दुर्बल पक्ष मानते हैं कि उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी थी, किंतु गांधी जी ने उनके विषय में कोई भी बात न कहने के कारण गांधी जी भारतीय इतिहास में कुछ समय के लिए आलोचना के पात्र बनाए गए थे और वह दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे।